हाँ, शुरू किया जाए। तो कल अपन रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस मैंने बताया था, और ग्लाइकोलिसिस में मैंने क्या बताया था, जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पायरुविक एसिड में कितने कार्बन एटम होते हैं। तो कार्बन एटम कितने होते हैं पायरुविक एसिड में, 2 होते हैं। पायरुविक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COCOOH। क्या होता है, CH3COCOOH। ये फार्मूला किसका है, पायरुविक एसिड का होता है। तो व्हेन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। अब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन 2 प्रकार का हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना। मतलब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब देखा जाए एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में इन्वॉल्व 3 प्रोसेस। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है छोटा दिखता हो तो हम बोल रहे हैं और आप समझते रहिए, और लिखना चाहें तो अलग आप टेबल भी बना सकते हैं। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहली प्रोसेस कौन सी है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है। दूसरी प्रोसेस कौन सी है, क्रेब्स साइकिल। और तीसरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, 3। पहली कौन सी है, डी कार्बोक्सिलेशन। दूसरी कौन सी है, क्रेब्स साइकिल। और तीसरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 प्रोसेस होती हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान से अब हर बात बहुत कायदे से तुम्हें सुनना है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। बहुत कायदे से सुनना है तुमको। हम स्लो भी पढ़ाएंगे जैसे तुम्हारी समझ बातें आ जाएं। तो देखा जाए डी कार्बोक्सिलेशन में मैंने क्या बताया, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब डी कार्बोक्सिलेशन ध्यान से सुनिए, ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। अब पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तब क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। और देखिए NAD+ का क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। वो हाइड्रोजन NAD के साथ में आकर के अटैच हो रहे हैं। ऐड ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो NAD+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पायरुविक एसिड किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए में। और एसिटिल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन है, 2 कार्बन कंपाउंड है। और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है और एसिटिल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं। CO2 बाहर निकल गई। यहाँ पर देखिए वाटर बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर भी हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। मतलब पायरुविक एसिड
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करेगा। तो यहाँ से पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तब डी कार्बोक्सिलेशन होता है। पायरुविक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। NAD+ का क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकते हैं पर एक पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो कितने CO2 बनते हैं? 1। NAD2H कितने बनते हैं? 1। वाटर मॉलिक्यूल कितना बनता है? 1। ये बातें तुम्हें याद रखना है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। अब क्रेब्स साइकिल का सबसे लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो ये सब मैट्रिक्स में होते हैं। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम ए, वाटर मॉलिक्यूल, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ करके क्या बनाती है? सिट्रिक एसिड बनाती हैं। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है? सिट्रेट सिंथेस एंजाइम यूज होता है। सिट्रेट सिंथेस एंजाइम यूज होता है। देखने में दिक्कत आए तो हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हो। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 6। देखिए लगातार 3 ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं जो 6 कार्बन वाले बन रहे हैं। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें भी COOH ग्रुप है, इसमें भी COOH ग्रुप है, इसमें भी COOH ग्रुप है। तो लगातार ऐसे कंपाउंड 3 बन रहे हैं जिनमें COOH ग्रुप जुड़ा है। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है Fe2+ आयन की प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए ये तो डिहाइड्रेशन है और ये हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है Fe2+ आयन, और एकोनिटेज एंजाइम यहाँ पर भी यूज होता है। तब सिस एकोनिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर देखिए फिर ऑक्सीजन का यूज होता है O2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। इसका मतलब आइसोसिट्रिक एसिड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और NAD+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? NAD2H में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब NAD+ का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और ये रिएक्शन में कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है? Mn2+ आयन, मतलब मैग्नीज आयन। और एंजाइम कौन सा यूज होगा? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। फिर देखा जाए क्या होता है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मॉलिक्यूल निकल रहा है, फिर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और Mn2+ आयन मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में होता है। फिर देखा जाए क्या होता है, Mn2+ आयन जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब कौन सा एंजाइम यूज होगा? डी कार्बोक्सिलेज, CO2 बाहर निकल रही है, Mn2+ आयन। और देखा जाए अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ग्लूटामेरिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसमें दोनों रिवर्सिबल है। मतलब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ग्लूटामेरिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और ग्लूटामेरिक एसिड
अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर देखा जाए यहाँ पर जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल एस कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में CO2 देखो बाहर निकल रहा है और NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है, NAD2H में रिड्यूस हो रहा है। ये रिएक्शन किस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होती है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, और सक्सिनाइल एस कोएंजाइम में 4 कार्बन है। फिर सक्सिनाइल एस कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो आर्थो H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ग्वाइनोसिन डाईफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर के GTP बनाता है। GTP का पूरा नाम ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनता है और इससे को ASH बाहर निकल जा रहा है। अब सक्सिनिक कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। फिर देखा जाए क्या होता है, फिर देखिए एक ऑक्सीजन यूज की जा रही है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और FAD2H में रिड्यूस हो रहा है। और किस एंजाइम के प्रेजेंस में? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब देखा जाए तो सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? फ्यूमेरिक एसिड में। और फ्यूमेरिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अब फ्यूमेरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल यूज करके फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैलिक एसिड में भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब मैलिक एसिड जो होता है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर यहाँ पर देखा जाए एक वाटर मॉलिक्यूल वाटर यूज किया, ऑक्सीजन यूज की जा रही है, वाटर बाहर निकल रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है। और NAD प्लस का रिडक्शन होता है, NAD प्लस NAD2H में रिड्यूस हो रहा है। और मैलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। तो मैलिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और ऑक्जेलो एस्टिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकलेंगे और इसमें ऑक्सीजन जाएगी। तो इसका क्या देखिए, ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है। यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इससे हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं और उन हाइड्रोजनों को कौन गेन करेगा? ये गेन करेगा। तो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं, बताइए क्रेब्स साइकिल का लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होता है। देखिए ये क्रेब्स साइकिल है और क्रेब्स साइकिल की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हैंस क्रेब ने 1931 में किया था। फिर क्रेब्स साइकिल देयरफॉर इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। क्रेब्स साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे है क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शन एनाबोलिक भी होती हैं और कुछ रिएक्शन कैटाबोलिक भी होती हैं। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए, बताइए क्रेब्स साइकिल एक कैसी रिएक्शन है? तो एक एम्फीबोलिक रिएक्शन है। तो ये बात याद रखना, क्रेब्स साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे होता है और इसकी डिस्कवरी हैंस क्रेब ने किया था। कब किया था? 1931। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटिल कोएंजाइम ए को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये बात बहुत बार पूछा गया है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं? इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन।
और अगर तुमसे पूछा जाए क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट 2 एंजाइम। 2 एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बोथ आर फाउंड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट 2 एंजाइम। पहला अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बोथ एंजाइम फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करेगा। अब देखा जाए, पूछ सकते हैं क्रेब्स साइकिल में बताइए कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है ज़रा देख लीजिए कायदे से, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं इस पर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात तुमको बता दें, एक NAD2S से मतलब 1 NAD2S से NAD2S से 3 ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। और एक FAD2S से दूसरा देखा जाए, एक FAD2S से NAD2H FAD2S से 2 ATP बनते हैं। और एक GTP से, तीसरा पॉइंट, एक GTP से, ये क्या है, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कितने ATP बनते हैं? 1 ATP बनता है, ATP बनता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। एक NAD2S से 3 ATP बनते हैं, एक FAD2S से 2 ATP बनते हैं, एक GTP से 1 ATP बनता है। अब सीधी सी बात आप देखिए, जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो कितने NAD2H बन रहे हैं? 1। तो एक NAD2H ये बना, 1 से कितने ATP बन गए? 3। फिर एक NAD2S देखिए ये बन रहा है, इससे 3। एक NAD2H ये बन रहा है, इससे 3। और देखा जाए, एक NAD2H ये बना, 3, ये 1 से 3 बन गए। यहाँ पर GTP 1 बन रहा है, एक GTP से 1 ATP बना। एक FAD2H बन रहा है, इससे एक FADH से 2 ATP बनते हैं। मतलब एक पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितने ATP बन रहे हैं? आप देख रहे हैं, 3 3 6 2 8 1 9 9 3 12 3 15। कितने ATP बन रहे हैं? 15 ATP बन रहे हैं। तुम्हें मालूम है NADTH कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। NAD2H कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, कायदे से समझ लेना कितने बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए NAD2H कितने बन रहे हैं? 4। तो 4 NAD2H से ATP कितने हो जाएंगे? 12 ATP हो जाएंगे। ATP कितने? 1 से कितने बने? 3। तो 4 से कितने बन जाएंगे? 12। एक FAD2H बन रहा है, मतलब ये कितने हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, एक
D2H है, इससे कितने ATP बन जाएंगे? 2 ATP बन जाएंगे। और एक क्या बनता है? तीसरा पॉइंट, एक बनता है GTP से कितने ATP बन जाएंगे? एक ATP बन गया। टोटल देखिए कितना हो गया? 15 ATP। तो एक बात तुम्हें याद रखना है कि जब एक पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब 15 ATP बन रहे हैं, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बन रहे थे? 2। इसका मतलब ये साइकिल कंप्लीट होने में कितनी बार घूमेगी? 2 बार घूमेगी, क्योंकि ग्लूकोज का आधा मॉलिक्यूल तो आप लोगे नहीं, एक मॉलिक्यूल लोगे। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड कितने बन रहे हैं? 2। तो ये तो साइकिल एक बार में एक ही पायरुविक एसिड यूज हुआ है। जब एक बार में एक पायरुविक एसिड यूज हो गया, अब दूसरा पायरुविक एसिड आएगा, वो इसी प्रकार से चलेगा। मतलब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के लिए साइकिल को कितनी बार घूमना पड़ेगा? 2 बार। जब एक बार घूमती है तो 15, और जब 2 बार ये घूमेगी साइकिल तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बन जाएंगे? 30। कितने बन जाएंगे? 2 × 15 ATP बराबर कितना हो जाएगा? 30 ATP। तो जब 2 पायरुविक एसिड का यूज हो जाएगा तो 30 ATP बनेंगे। और तुमको मैंने बताया है ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में 10 ATP बन रहे थे। कितने? 10 ATP बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 40 ATP। तो ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाए तो कितने ATP बनते हैं? 40। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 ATP यूज कर लिए जाते हैं। जब 2 ATP यूज कर लिए जाएंगे तो 40 ATP में से 40 ATP में से 2 ATP आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 40 ATP बने। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 40 ATP बनते हैं। अब 2 ATP कहाँ पर यूज कर लिए जाते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। तो 2 ATP यूज हो गए, माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 38 ATP बचा, 38 ATP। और जब NAD2H इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं तो 2 ATP और यूज हो जाते हैं, तो 2 और माइनस कर दीजिए ATP, बचा कितना? 36 ATP बचे। तो अगर जो पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल का, या अपन ये कहें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो नेट प्रॉफिट, नेट गेन कितने ATP का होता है? 36 ATP का। प्रॉफिट कितने का होता है? 36 ATP का। और ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से बनते कितने हैं? 40 ATP। उनमें से 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाते हैं और 2 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज हो जाते हैं। तो नेट गेन कितने का होता है, हमें फ़ायदा कितने का होता है? 36 ATP का। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 40 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर पूछा जाए प्रॉफिट कितने मॉलिक्यूल का होता है तो 36 ATP का। अगर 36 नहीं ऑप्शन में दिया है तब 38 ATP आप लगा सकते हैं। वैसे ऑप्शन में 38 भी देंगे, 36 भी देंगे, तो 36 तुम्हें लगाना है, 38 नहीं लगाना है। दूसरी पूछ सकते हैं ये क्रेब्स साइकिल में बताइए कितनी रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। तो एक रिएक्शन देखिए ये रिवर्सिबल, एक ये 2 और एक 3, एक 4, एक 5, ये 5 रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है। ये तो बाहर है।
5 रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं और इरिवर्सिबल कौन सी है? 1 2 3 4 5। और 5 रिएक्शन कैसी हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। तो क्रेब्स साइकिल में टोटल कितनी रिएक्शन है? 10 रिएक्शन है। किन किन के बीच में NAD2H बनता है ये याद रखना है। किस किस के बीच में GTP बनता है ये याद रखना है। किस किस के बीच में FAD2H बनता है ये याद रखना है। कहाँ कहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छे से तुम्हें तैयार करना है। और ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। एक बात और तुम्हें बताएं, अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रोटीन का यूज किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मैंने क्या बताया? अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है तब उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रोटीन का यूज किया जाता है तब उसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को तैयार करना है। 13 तारीख को इसमें से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा और बहुत अच्छे से तुम तैयार कर डालिए। क्रेब्स साइकिल मैंने डिटेल बताई है। हो सकता है तुमको देखने में दिक्कत हो तो हर पॉइंट मैंने बोला है, समझाया है, आप कापी पर स्पष्ट बना सकते हो। कहाँ पर कौन सा मिनरल यूज होता है, कहाँ पर Fe कहाँ पर यूज हो रहा है, मैग्नीशियम कहाँ पर यूज हो रहा है, मैग्नीज कहाँ पर यूज हो रहा है, ये मैग्नीज ये मैग्नीशियम, आर्थोफास्फोरिक एसिड कहाँ पर यूज हो रहा है, ये सारी बातें तुम्हें नोट करना है। तो आज इतना, फिर उसके बाद अगली क्लास में तुम्हें पढ़ाएंगे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम